अजित पवार की मौत सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक एंड गेम का सिग्नल है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बिना एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, दोनों में अंतर है, का वजूद अब खतरे में। 28 जनवरी 2026 को सुबह 8:45 पर बारामती में वीएसआर वेंचर का लीड जेट 45 प्लेन क्रैश हो जाता है और इस फ्लाइट के अंदर अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे और मौके पे सबकी जान चली जाती। डीजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विजिबिलिटी सिर्फ 3000 मीटर के आसपास की थी। पायलट ने अपनी पहली फ्लाइट भी मिस कर दी थी। पर इन्हीं सब इवेंट को देख के लोगों का ये मानना है कि ये कोई जनरल फ्लाइट क्रैश नहीं है। अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है। वो महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और टिल डेथ वो अभी भी महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही थे। अजीत पवार के पास फाइनेंस और प्लानिंग जैसे बड़े डिपार्टमेंट थे, जहां उन्होंने अपने लॉयलिस्ट नेताओं को 436 करोड़ रुपए के आसपास फंड एलोकेट किया था। फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन ने उनकी फैक्शन यानी कि उनके गुटों को ओरिजिनल एनसीपी घोषित किया था, पर अब वो कुर्सी खाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनका बेटा पार्थ पवार उनकी गद्दी को बचा पाएगा या फिर अजीत पवार का जो एम्पायर है, एक बड़ा एम्पायर है, वो बिखर के रह जाएगा। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। कहानी शुरू होती है 28 जनवरी 2026 को सुबह के 8:10 पर मुंबई से वीएसआर वेंचर्स का लीड जेट 45 उड़ान भरता है। मौसम साफ था, लेकिन हवाएं शांत होने के बावजूद विजिबिलिटी केवल 3000 मीटर के आसपास थी। प्लेन में अजीत पवार, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर, अटेंडेंट और 2 पायलट मौजूद थे। ठीक 8:18 AM पर पायलट ने पहली बार बारामती ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। 30 नॉटिकल माइल दूर से ही पायलट ने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी हुई। डीजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने पहली बार रनवे 11 पर लैंडिंग करने की कोशिश तो की, लेकिन उन्हें रनवे दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने तुरंत गो अराउंड इनिशिएट किया, मतलब ट्रेन को वहीं से हवा में वापस उठा लिया। दूसरी कोशिश में क्रू ने रिपोर्ट किया कि रनवे अब दिखाई दे रहा है। 8:45 AM यानी कि क्रैश होने से जस्ट पहले उन्हें लैंडिंग का क्लियरेंस मिल गया, लेकिन पायलट की तरफ से कोई भी रीडबैक नहीं आया, मतलब कोई जवाब नहीं आया। और ठीक 8:44 AM पर रनवे के लेफ्ट साइड में आग की लपटें उठती हुई दिखी। मलबा पूरी तरह से जल चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पायलट ने कोई इमरजेंसी कॉल भी नहीं की थी, कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं दिया। बात करें थोड़ा सा वीएसआर वेंचर के बारे में, तो वीएसआर वेंचर के पास 2028 तक का वैलिड परमिट है, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि इनकी एक सिस्टर एयरक्राफ्ट यानी कि सेम मॉडल की एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 में मुंबई में रनवे पे पहले ही खराब हो चुकी थी। मतलब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पहले से थोड़ा सा खराब है। फिलहाल AAIB की टीम ब्लैक बॉक्स ढूंढने में लगी हुई है ताकि सच सामने आ सके। जहां एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल यह है कि वो पैसा कहां गया जो अजीत पवार कंट्रोल करते थे। राजनीति में कहा जाता है कि पावर इज टेम्परेरी बट मनी इज परमानेंट, लेकिन अजीत पवार के केस में ये पैसा ही अब एक बड़ी उलझन बन चुका है। तो 23 में एनसीपी स्प्लिट के बाद अजीत पवार ने सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अपने पास रख लिए, लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, प्लानिंग और कोऑपरेटिव्स जैसे डिपार्टमेंट अपने पास रख लिए। ये सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं बल्कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी के कंट्रोल सेंटर थे। डॉक्यूमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने लॉयलिस्ट यानी कि अपने ऑनेस्ट नेताओं को, जैसे कि उनमें से एक एमएलए दत्ता भरहाना है, उनको 436 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सप्लीमेंट्री बजट में बारामती के लिए अलग से 73 करोड़ रुपए दिए गए। ये वो पैसा है जो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के नाम पर पावर को कंट्रोल करने के लिए और होल्ड करने के लिए यूज किया जाता था। अब यहाँ से एक नया टर्म आता है जिसे कहते हैं ऑर्फन फंड। ये ऐसे फंड होते हैं जिनका कोई केयर टेकर नहीं होता है, फिर ये कह ले कि जैसा इनका कोई मालिक नहीं होता है। रिसर्च बताती है कि महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव्स हर साल 10 मिलियन टन गन्ना क्रश करता है। और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि ये फैक्ट्रीज केवल चीनी नहीं बनाती, ये पूरे के पूरे वोट्स बनाती। बात करें अजीत पवार की, तो इनका इन कोऑपरेटिव्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, लेकिन उनके जाने के बाद इन हजारों करोड़ रुपए के फंड और प्रोजेक्ट का क्या होगा? फिलहाल ये रिलीफ और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के थ्रू उनके एलाइज के पास है, पर बिना अजीत दादा के सिग्नेचर के ये सिस्टम पूरी तरह अटक जाता है। सवाल ये है कि जब पैसा अटक जाता है तो वफादारी, लॉयल्टी भी हिलने लगती है और इतिहास इसका गवाह है। और ये हमें ले जाता है हमारे अगले एंगल के ऊपर, कैसे चलता है ये पूरा का पूरा सिस्टम। अगर आपको ये लगता है कि पावर सिर्फ सीएम की कुर्सी के पास होती है, तो आप उतने ही समझदार हैं जितना कि 5 साल का बच्चा। महाराष्ट्र में असली ताकत होती है गार्डियन मिनिस्टर सिस्टम में। ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के केयर टेकर्स होते हैं और वहां के सारे डेवलपमेंट फंड्स को कंट्रोल करते हैं। अजीत पवार ने इस सिस्टम को अपना हथियार बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 12 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के 4 लोग शामिल थे। ये कमेटी डिसाइड करती थी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा जाएगा, और इन सब चीजों को जो कंट्रोल करता था उसे हम कहते हैं डीपीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अजीत पवार खुद पुणे
भीड़ और कोल्हापुर जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट यानी कि रीजन्स को कंट्रोल करते थे। उनका फॉर्मूला सिंपल था, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखो और बाकी पावर अपने जूनियर में बांट दो। यहाँ रोल आता है सप्लाई चेन का। उन्होंने अपने कुछ वफादार नेताओं को कुछ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां बांट रखी थी। दिलीप वलसे पाटिल कोऑपरेटिव मिनिस्टर, धनंजय मुंडे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हसन मुशर्रफ जैसे लीडर्स ग्राउंड लेवल पर शुगर फैक्ट्रीज और बैंक को मैनेज करते। ये लीडर सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि गेट कीपर की तरह काम करते थे, जो फंड और वोट के बीच में खड़े रहते थे और सारी चीजों को मैनेज करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजीत पवार के ऑफिस का कोई सोफिस्टिकेटेड टेक स्टेक नहीं था, मतलब कोई सोफिस्टिकेटेड प्लेस नहीं था जहां पे वो ऑफिशियल रन करते थे। वो पुराने तरीके से यानी कि वर्षा बंगलों में क्लोज डोर मीटिंग और फोन कॉल के जरिए इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते थे। लेकिन बात तो इतनी सी है कि अब हेड ऑफ द फैमिली तो नहीं रहा, तो ये जूनियर्स क्या करेंगे? क्या ये वफादार रहेंगे या फिर अपनी अलग अलग राह चुनेंगे? यही शुरू होती है असली जंग, द यंग ऑफ टर्क्स की जंग। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे पेड़ धूप के लिए लड़ने लगते हैं, और यही हाल एनसीपी में होने जा रहा है, जिसे एक्सपर्ट राइज ऑफ यंग टर्क्स कह रहे थे। सबसे पहला नाम है पार्थ पवार का। अजीत पवार के बेटे होने के नाते वो बारामती के नेचुरल वारिस माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने खड़े हैं रोहित पवार। शरद पवार गुट के सबसे तेज तर्रार युवा नेता। जंग का मैदान तो पूरा का पूरा सजा हुआ है। बारामती, सिरूर और माधा ये वो सीट्स हैं जहां पवार फैमिली का राज चलता है। रिपोर्ट बताती है कि आदित्य ठाकरे वो भी इस रेस में शामिल है। वो यूथ मोबिलाइजर है और अब अपनी जगह बनाने चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है जिसे एनालिस्ट सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं, यानी कि ये मानना कि क्योंकि वो पवार है तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। हमें शिवसेना के इतिहास से सीखना चाहिए। जब मैं कहता हमें मतलब उन्हें सीखना चाहिए। जब 2022 में शिवसेना टूटी तो आदित्य ठाकरे जैसे यंग फेस होने के बावजूद एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने सारी पावर कैप्चर कर ली। रीजन सिंपल था, एक्सपीरियंस और रिसोर्स ओवर लेगेसी। 2026 की शुरुआत में सिविक्स पोल्स में एनसीपी यानी कि शरद पवार का जो गुट है ने 29 में से 14 कॉर्पोरेशंस में 0 सीट जीती। ये डेटा साफ दिखाता है कि सिर्फ सरनेम होने से कोई जीतता नहीं है। अब सवाल ये है कि इनके लीडर्स के जाने के बाद यानी कि अजीत पवार के जाने के बाद क्या ये लोग अपने में लड़के खत्म हो जाएंगे या फिर तीसरा इनको निकल जाएगा या फिर ये कुछ नया लेके आएंगे। जंगल का एक ही नियम होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल लेती है यानी कि खा लेती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि एनसीपी यानी कि अजीत पवार का गुट के साथ भी अब यही होने वाला है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिटिकल एब्जॉर्प्शन, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को निकल जाएगी। हमें लगता है कि पार्टी स्प्लिट हो रही है, बट असलियत में वो एब्जॉर्प्शन चल रहा हो। शिवसेना का एग्जांपल सबसे ताजा है और इससे हमें सीखने को भी मिलता है। जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई। रिजल्ट क्या हुआ? आज डिसीजन मेकिंग किसके पास है और सारी पावर किसके पास है? सबको पता है, बीजेपी के पास। डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2026 की लोकल पोल्स में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और बीजेपी लेगेसी पे नहीं चलती बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के ऊपर चलती है। अजीत पवार का गुट अब बिना चेहरे के, ना उनके पास वोटर थे जैसे कि उनकी प्रीवियस हार में देखा गया, और अब तो उनके पास नेता भी नहीं। ऐसे में इस पार्टी के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो ये गुट यानी कि ये पार्टी वापस से शरद पवार के पास चली जाए यानी कि उनके घर वापस ही हो जाए, नंबर 2 या तो ये फिर पूरी तरह से बीजेपी में मर्ज हो जाए। हिस्ट्री बताती है कि जब भी रीजनल पार्टीज कमजोर पड़ती हैं, नेशनल पार्टी उन्हें निगल लेती है यानी कि अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। अजीत पवार की मौत के साथ एनसीपी का क्लॉक सिंबल अब शायद टिकटॉक करना बंद कर देगा। वैसे किसी की मौत हो दुख लगता है, एक नेता महाराष्ट्र का चला गया है जो महाराष्ट्र के लिए काम करता था। अगर मैं पूरे तरह से समरी की बात करूं तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ है पवार फैमिली, उनकी बची हुई साख, या फिर और दूसरी तरफ है बीजेपी का बढ़ता हुआ कंट्रोल। तो आखिरी सवाल आपके लिए, कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा। क्या पार्थ पवार, रोहित पवार मिलकर मराठी अस्मिता और अपनी पार्टी की साख और अपनी पार्टी को भी बचा पाएंगे, या फिर ये यंग टर्क्स है लड़ते लड़ते किसी पावर गेम का शिकार हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे कंटेंट, और जब मैं बात करता हूँ ऐसे कंटेंट मतलब कि बिजनेस, मार्केटिंग, जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स रिलेटेड डिटेल डिस्कशन के बारे में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।